ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? आप लोग बताइए। सुना है बच्चे बड़े नाराज हैं। बताइए भाई, बच्चे कैसे हैं? आवाज सबको आ रही है? सबको आवाज आ रही है? सावित्री लिखती है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदित्य ठाकुर लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। और विक्रम लिखता है आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना हो तो रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। बहुत सही बात। चलते रहते हैं यदि हम तो निश्चित ही बहुत अच्छा होता है। फरमान अली लिखते हैं गुरुजी नमस्ते। विक्रम लिखता है सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। तो सभी बच्चों को नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। बस तैयारी रखिए, जारी रखिए। और विनीता की तबीयत कैसी है भाई? सावित्री, विनीता को प्रॉब्लम हो गई थी और मैं उम्मीद करता हूं नाउ शी इज हेल्दियर। हम सभी लोग दुआ करें कि हेल्दियर हो चुकी होगी। चलिए आइए कुछ शुरू किया जाए। बच्चों आज का इंपोर्टेंट टॉपिक, आवाज सबको आ रही है ना? सबको आवाज तो मेरी आ रही है, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। एवरीवन गेटिंग माय वॉइस और नॉट? बताइए भाई जल्दी से, सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बहुत सारे गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, यानी कि पढ़ने पढ़ाने के अलावा ये भी टेक्निक का भी एक अपना गम है कि कई बार ये सेट नहीं बैठती है तो प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताइए भाई, आवाज सबको आ रही है कि नहीं? जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। वैसे तो मेरे मोबाइल में आवाज आ रही है, बाकी और लोगों को आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं अपनी क्लास शुरू कर सकूं। विक्रम, आर यू गेटिंग वॉइस? अरमान अली, अरमान अली आवाज आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताइए, फिर आगे मैं क्लास शुरू करूं। जल्दी से बोलो बच्चों। विक्रम और सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वैसे माइक सिस्टम ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, एंड दैट टॉपिक इज मानव का मानव का मानव का पर्यावरण और
मानव का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव। ये बच्चों एक करंट टॉपिक है जो अक्सर चर्चा में बना रहता है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। याद करिए, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डायमेंशंस जो मैंने पहले ही चर्चा किया था कि मानव कैसे अपने पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं की मैंने कि मानव अपने पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विशेष रूप से प्रभाव डाला है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विशेष रूप से प्रभाव डाला है। और जब हम लोग देखते हैं, इस प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो इसको दो रूपों में देखते हैं। इसको दो रूपों में देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। है ऐसा? जैसा कि आप लोगों को डिस्कस में मैंने बताया था कि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ने की वजह से आवास, खाद्यान्न यानी कि फॉर द फूड, फॉर द हैबिटेट या घर के लिए, आवास के लिए मानव को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। और इस क्रम में प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जो इन्वायरमेंट के दूसरे कंपोनेंट्स हैं। आपने पढ़ा था ना, मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट के रिलेशन को बहुत ढंग से आपको बताया था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत सारी चीजें, खासकर इकोलॉजी के कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक्स में विशेष रूप से वनस्पतियां और जंतु यानी कि बायोस्फीयर, और उसके अलावा एबायोटिक में आपके तीन हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। इन सब पे चर्चा की थी। और उसी में मानव पिछले 10,000 सालों में अपने बढ़ते हुए ज्ञान के कारण एक अलग से स्फीयर बना लिया, एंथ्रोपोस्फीयर, जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। परंतु याद करिए कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मानव पर्यावरण के जो संबंध हैं वे वक्त के साथ धीरे धीरे बदलते रहे। नो डाउट 10,000 साल पहले मानव जब अपना एंथ्रोपोस्फीयर स्थापित करने का प्रयास किया तो शुरुआती दौर में वह हंटर और फूड गैदरर था। बाद में पशुपालन करना शुरू किया, कृषि कार्य शुरू किया। तो यहां तक मानव प्रकृति में अधिक से अधिक मॉडिफायर रहा, थोड़ा चेंजर रहा। परंतु आप देखोगे ज्ञान और विज्ञान औद्योगिकरण के क्रिया के कारण, यानी कि 1776 के बाद जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, तेजी से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, तो आज का मानव डिस्ट्रॉयर हो गया। डिस्ट्रॉयर अपने इन्वायरमेंट का, डिस्ट्रॉयर अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ अन्य दूसरी जो चीजें हैं उन सब का। और आज स्थिति ये हो गई कि मानव चाहे इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी के अलावा अन्य दूसरी चीजों को, इन्वायरमेंट पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा पृथ्वी से जुड़ा हुआ भाग है, उन सभी को खत्म कर सकता। इतने बॉम्ब, इतने केमिकल्स, इतने पता नहीं क्या क्या मानव ने बनाए हैं कि पूछिए। यानी कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट का डायरेक्ट प्रभाव
इकोलॉजी मूवमेंट पर मानव का डायरेक्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ प्रभाव डायरेक्ट हैं तो कुछ प्रभाव इनडायरेक्ट है ना, कुछ प्रभाव इनडायरेक्ट भी हैं। दोनों तरह के प्रभाव सीधे सीधे देखे जा सकते हैं। जरा सोचिए, डायरेक्ट प्रभाव में भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन, यानी कि लैंड यूज पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ गया। जो पहले भूमि जंगलों के रूप में थी, घास के मैदानों में थी, या तो जंगल काट के वहां पर आवास बना दिए गए, उद्योग लगा दिए गए, या वहां पर खनिज का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, या फिर जो घास के मैदान थे, ये लीजिए भाई टेक्निकल इशू सामने आ गया है, टेक्निकल इशू सामने आ गया है। हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो नहीं हो रहा। नहीं, मेरे मोबाइल में अचानक हाँ रेड भी हो गया, कह सकते हैं। और एक बात और लग रहा वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने दोनों ऑन किया हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो चल जा, जल्दी फोन करिए एक बार पता कीजिए। तो मैं अपनी क्लास लूँ क्या? ठीक।
लाइट भी रेड दिखा रहा है। अच्छा वो तो स्विच है ना, वही तो। लाइट स्ट्रीमिंग बंद कर देंगे तो फिर वहां से सारा फोन लेना पड़ेगा। क्या? हाँ, अब वो शुरू हुआ है, क्या हो गया? ड्रॉप फ्रेम नहीं है, अभी भी लाल ही चल रहा है। इंटरनेट वाला अभी कुछ ऐसा। अजय मिश्रा इंटरनेट तो एक्सिट बता रहा है। हाँ हाँ, उस पर बटन दबा रहा हूँ ना, अजय मिश्रा वाला इंटरनेट नया वाला। दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। हाँ, अभी भी दे रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम सही बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तो क्लास चली थी, 5 मिनट क्लास चली थी, बड़ी स्मूथ चली थी। 5 या 10 मिनट क्लास चली, स्मूथ चली। अचानक कुछ नेटवर्क का मामला दिखाने लगा। तो क्या करो, क्लास अपना रिकॉर्ड कर दो। ठीक। There are no official certificates for AIDS successful consumer recognition from the neighboring groups. Although these are certificates, they stand on data. Yeah, instead of fully focused on the battle, but after 2 hours, one certain It's time.
तो अगेन बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। मैं रिकॉर्डिंग वीडियो इस समय इसको डाल दूंगा, पढ़ा रहा हूँ, और मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था कि मानव ने प्रकृति पर, मानव ने अपने पर्यावरण पर, मानव ने पारिस्थितिकी पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाले हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप लोग कह सकते हैं, मैंने कहा था भूमि उपयोग में परिवर्तन। नंबर 1, भूमि उपयोग में परिवर्तन। नंबर 2, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण एक बहुत बड़ा आप चेंजेस देख सकते हैं। निर्माण एवं उत्खनन कार्य, निर्माण एवं नंबर 4, नाभिकीय कार्यक्रम। नाभिकीय कार्यक्रम। नाभिकीय कार्यक्रम। नंबर 5, कारखानों के अपशिष्ट। देख सकते हैं आप, बड़ी मात्रा में कारखानों से अपशिष्ट निकलता रहता है, परिणाम स्वरूप आप देखोगे ये प्रॉब्लम्स दिख सकती है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इनडायरेक्टली कह सकते हैं मौसम में रूपांतरण, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, जैविक विविधता में ह्रास, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर मानव ने बहुत अधिक प्रभाव डाले अपने कार्यों के द्वारा। ठीक है, जब इनको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं तो इसमें मानव का तकनीकी रूप से सक्षम होना एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा मानव का तकनीकी रूप से सक्षम होने की वजह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसे एक बात तो बड़ी खास बात, 1776 से पहले आप लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की बीमारी, महामारियां फैला करती थी, लाखों लाखों लोग एक साथ खत्म हो जाते थे, मारे जाते थे, पहली बात। सेकंड, युद्ध वगैरह खूब हुआ करता था, प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार की खूब आया करती थी, लाखों लोग साफ हो जाया करते थे। तो जन्म दर उच्च होते हुए भी मृत्यु दर उच्च थी, तो कुल वृद्धि दर कम थी। परंतु तकनीकी विकास के कारण क्या हुआ भाई, धीरे धीरे महामारी पर भारी नियंत्रण हुआ, महामारी पर भारी नियंत्रण हुआ, उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं पर भी कंट्रोल हुआ। जैसे आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम बना दी गई भारत में, चक्रवात आते हैं दुनिया के विभिन्न भागों में, फोरकास्टिंग सिस्टम बना दिया गया है, और कास्टिंग सिस्टम होने की वजह से, यानी कि सही ढंग से भविष्यवाणी होने की वजह से चक्रवातों के मोमेंट को देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, और तटीय भागों को टाइमली इवैक्यूएट करा लिया जाता है। सुनामी की वजह से
जो पहले मृत्यु हुआ करती थी, लाखों लाखों लोग मर जाते थे, वह अब मानवीय क्षति को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। इवैक्यूएट करा लिया जाता है, बहुत तेजी से तटीय भागों में सायरन बनने लगते हैं, टाइम बता दिया जाता है कितने टाइम के आसपास सुनामी आएगी, तट के आसपास ना जाए, इतनी ऊंचाई की हो सकती है, तो इतनी रेंज में बिल्कुल ना जाए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मानव की तकनीकी विकास के कारण संभव हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि होने के जैसा मैंने कहा ये सारे प्रत्यक्ष प्रभाव शुरू हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन। और भूमि उपयोग परिवर्तन में आवास के लिए, उद्योगों के लिए जमीन की डिमांड बढ़ी, वनों की कटान हुई, घास के मैदान खेत के रूप में बदले, झाड़ियों या जो भूमि बंजर के रूप में पड़ी थी उनको उपजाऊ बना दिया गया। तो विभिन्न प्रकार से प्रभाव देखे गए। ठीक है, अब लिखिए जरा जल्दी से। जब इन रूपों में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग जरा देखते हैं आधुनिक तकनीकी, लिखो आधुनिक तकनीकी तथा पर्यावरण, आधुनिक तकनीकी तथा पर्यावरण अवनयन, यानी कैसे डिग्रेड किया पर्यावरण को। लिखिए, निश्चय ही आधुनिक तकनीकी ने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया, पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया। इसको निम्न उदाहरणों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 1, मानव अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग करने में भी सक्षम हो गया है और ओलावृष्टि रोकने में भी सक्षम हो गया है, परंतु इससे मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आते हैं जो अंततः जीवमंडल को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। नंबर 2, आधुनिक तकनीकी की सहायता से मनुष्य ने नदियों पर बड़े बांधों तथा जल भंडारों के निर्माण करने में सक्षम हो गया है, परंतु इसका अंततः दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। जैसे भूकंप आना, प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र का जलमग्न हो जाना, नर्मदा नदी पर बने अनेक बांधों के कारण
अनेक नर्मदा नदी पर बने अनेक बांधों के कारण गुजरात एवं मध्य प्रदेश का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। साथ ही साथ बड़े बड़े बांधों के निर्माण के क्रम में, साथ ही साथ बड़े बड़े बांधों के निर्माण के क्रम में बृहद स्तर पर जंगलों का कटान भी होता है, जंगलों का कटान भी होता है, कटान होता है, जिससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, जो अंततः जैव विविधता के ह्रास, जो अंततः जैव विविधता के ह्रास के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक प्रौद्योगिकी के या आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशकों, शाकनाशकों जैसे कृत्रिम रसायनों का भारी मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। कृत्रिम रसायनों का भारी मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है, जो अंततः मृदा, जलाशयों, झीलों, जो अंततः मृदा, जलाशयों, झीलों, नदियों तथा भूमिगत जल को प्रदूषित भी करते हैं, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी, ये इंडायरेक्ट श्रेणी में कह सकते हो। नेक्स्ट, मशीनों को चलाने हेतु, मशीनों को चलाने हेतु आवश्यक ऊर्जा के मशीनों को चलाने हेतु आवश्यक ऊर्जा के जनन हेतु जिस जीवाश्म ईंधनों के जलाने तथा स्वचालित वाहनों में खनिज तेल के जलाने से तथा स्वचालित वाहनों में खनिज तेल या जीवाश्म ईंधन के जलाने से उत्पन्न CO2 के वायुमंडल में, CO2 के वायुमंडल में सांद्रण में वृद्धि के कारण, CO2 के वायुमंडल में सांद्रण में वृद्धि के कारण वायुमंडल के वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होने से वैश्विक तापन की समस्या सामने आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक समय में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने
जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर व्यापक प्रभाव डाला है, व्यापक प्रभाव डाला है। जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव स्वरूप, जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव स्वरूप, प्रभाव स्वरूप, प्रभाव स्वरूप खाद्यान्न, खाद्यान्न, आवास, और संरचनात्मक सुविधाओं आदि की भारी मांग हुई है। परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग में परिवर्तन तेजी से देखा जा रहा है या देखा गया है। आवास एवं उद्योगों की स्थापना, आवास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए जंगलों का कटाव हुआ या फिर घास के मैदानों का तेजी से कृषि के क्षेत्रों में रूपांतरण हुआ। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में तेजी से गिरावट आई है। जैसे प्रेरीज एवं डाउन्स के मैदान, में काफी हद तक भूमि उपयोग में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में छोटा नागपुर के पठार एवं कर्नाटका पठार के क्षेत्रों में यह आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक समय में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं।
परिणाम स्वरूप नदियों के प्रवाह में, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है। बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे नदियों की पारिस्थितिकी तेजी से दुष्प्रभावित हुई है। जैसे हाल के कुछ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में छोटी बड़ी अनेक परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण, छोटी बड़ी अनेक जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण महासिर एक वहां पर मछली होती है, बड़ी महंगी बिकती है। महासिर नामक मछली तेजी से विलुप्त हो रही है। विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, ये भी बड़ी खास बात। इसी प्रकार गंगा के मैदानी भागों में अनेक जगहों पर बैराज बनाए जाने के कारण अनेक जीव जंतु विलुप्त होने लगे हैं। भाई सिंपल सी बात है, बैराज नदी बह रही, गंगा नदी, बैराज यहां पे बना दिया और आपने नहर निकाल दी, तो हो सकता है किसी जीव जंतु का प्रजनन काल के समय इस एरिया में माइग्रेशन होता हो। अब ये यानी कि सुटेबल अंडों के वृद्धि के लिए सुटेबल परिस्थितियां यहां थी, अब यहां पर आपने बना दिया बैराज, अब ये इधर जा नहीं पाएगा और इधर सुटेबल परिस्थितियां है नहीं, तो परिणाम क्या होगा? उनका प्रजनन प्रभावित हुआ, उनकी वृद्धि प्रभावित हुई, कुछ दिनों बाद खत्म होने लगते। ठीक है, जैसे देखो कि गंगा के मैदानी भागों में तेजी से नदियों से घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स गायब होते जा रहे हैं। ये पारिस्थितिकी में हो रही गिरावट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा लिखिए। आधारभूत उद्योगों के लिए खनिज पदार्थों के रूप में कच्चे माल आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण अनेक क्षेत्रों में खनन कार्य तेजी से हो रहा है। परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पता है आप लोगों को, बहुत तेजी से। भाई कोयला जहां पे कई जगहों पे क्या हो रहा है,
कोयले की खाने, नीचे से कोयला निकाल लिया गया। कई जगहों पर खाली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी रिस के तेजी से नीचे आता है। इससे मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप यदि प्लांट हैं तो उनकी वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जंतुओं की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होने लगता है। फिर कई बार यहाँ पे रेत भर दिया जाता है, तो रेत भर दिए जाने की वजह से चूंकि यहाँ पे वो चीज नहीं पाई जाती ना, तो यह यहाँ के अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जा रही हैं, समस्या के रूप में उभर रही है। ठीक है, आगे लिखिए। नाभिकीय कार्यक्रमों से भी मानव का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रभावित हो रहा है। मानव का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रभावित हो रहा है। प्रभावित हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार माना जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों में 400 से भी अधिक परमाणु संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, परंतु इनमें होने वाली अनेक दुर्घटनाएं आस पास के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अत्यधिक दुष्प्रभावित किया है। जैसे 1979 में घटित 3 माइल आइसलैंड या आइलैंड, ये यूएस का एक द्वीप है न्यूयॉर्क के पास। यहाँ पर बहुत बड़ा एटॉमिक प्लांट था, वहां पर दुर्घटना घटित हुई थी। 3 माइल आइलैंड 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना एवं 2011 की फुकुशिमा, यानी कि 2011 में जो सुनामी आई थी, 2011 की फुकुशिमा जैसी परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटना की पुनरावृत्ति परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बनी रहती है। ऐसी दुर्घटनाएं पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं। ये बात समझ में आ रही है? अनमीजरेबल लॉस। पूरा का पूरा चेरनोबिल कई स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया गया और माना जाता है कि वहां की भूमि में विकिरित पदार्थ काफी फैल गए, जिसका प्रभाव वहां पर देखा गया कि अनेक जीव जंतुओं के जेनेटिक्स पर प्रभाव देखा गया। पता आप लोगों को, पूरा का पूरा एरिया प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया गया।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा 2011 में जब सुनामी आई है जापान में, तो फुकुशिमा प्लांट जो फट गया, वहां से हैवी वाटर का रिसाव हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारा जल प्रदूषित हो गया था, है ना। तो इस तरह की भाई दुर्घटनाएं यदि होती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि परमाणु विकिरण से जो क्षति होती है उसका प्रभाव सैकड़ों सैकड़ों सालों तक देखा जाता है, कि जेनेटिक्स पर प्रभाव डालता है ना, वो कई बार जेनेटिक्स पर प्रभाव डालता है। तो ये एक खास बात है। नेक्स्ट लिखो, कारखानों के अवशिष्ट। कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट, जैसे रासायनिक कचरा, कोयले की राख, धुआं आदि बड़े स्तर पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से एशिया के देशों में उद्योगों के इन कचरों के कारण ही भारत की अनेक नदियां बंजर नदी में तब्दील हो चुकी हैं। जैसे दामोदर नदी, हिंडन नदी, यमुना नदी का एक बड़ा भाग आदि। सुने होंगे आप लोग, दुनिया की 10 प्रदूषित नदियों में यमुना वन ऑफ देम। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में दामोदर, यमुना, हिंडन, काली नदी, बुलंदशहर में काली नदी। आप जाओगे बुलंदशहर में देखोगे काली नदी को एकदम काली होगी, इतना कचरा अनबिलीवेबल यार। नदी चूंकि शहर के बीचों बीच से बहती है, तो एक तो इंक्रोच कर दिया गया है और सारे के सारे पूरे शहर का कचरा छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यदि आप जाएंगे जौनपुर में, जहां गोमती नदी बहती है, देखोगे सारा कचरा। लखनऊ में जाएंगे तो ज्यादातर कचरा सब उसी में, और यमुना नदी में तो पूछिए मत। हरियाणा के ज्यादातर उद्योगों का कचरा, चाहे जगाधरी हो या अन्य दूसरे उद्योग हों, उनके पेपर मिल के, चीनी मिल के कचड़े सब उसी में जाते। फिर दिल्ली का पूरा शहर का जल मल निकासी उसी में होती, जिसमें औद्योगिक कचड़े भी हैं, सभी तरह के रसायन हैं। आगरा, मथुरा, माना जाता है दिल्ली से लेके आगरा तक यमुना नदी वास्तव में नदी नहीं, बल्कि एक बड़ा नाला है, एक बड़ा नाला है। समझे बच्चों? तो यह एक कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। आगे लिखो। मानव ने, नेक्स्ट पैरा, मानव ने अप्रत्यक्ष रूप से भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव डाला है।
डाला है। बढ़ते निर्वनीकरण के कारण, बढ़ते निर्वनीकरण के कारण या नदियों पर बांध आदि बनाए जाने के कारण स्थानीय स्तर पर मौसम एवं वहां की जलवायु परिस्थितियों में, वहां के मौसम एवं जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में, बांध बनने से निर्मित झीलों, बांध बनने से निर्मित झीलों से स्थानीय स्तर पर कोहरे की मात्रा बढ़ जाती है। कोहरे की मात्रा बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ रही है? ये बड़ी खास बात है बच्चों, समझे? चलिए नेक्स्ट, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में भारी वृद्धि हुई है। जिससे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ी है। और जिसने अंततः वैश्विक तापन को जन्म दिया है। आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है वैश्विक तापन। लास्ट लिखो, मानव की विविध प्रकार की गतिविधियां अंततः जैव विविधता पर तेजी से प्रभाव डाल रही हैं। जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास छिनने से या उनका तेजी से होते अवैध शिकार से उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। और माना जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों जंतु एवं वनस्पतियां
विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। समझ गए बच्चों? तो ये कुछ मानव का प्रभाव पर्यावरण पर देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर देखते हैं। बस दुआ करें कि टेक्निकली सब ठीक रहे। कल क्लास होगी। अब हम लोगों की क्लास कंटिन्यूअस रहा करेगी, कैसे भी हो आपकी क्लास अब 5 डेज रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, एंड अगेन वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। बाय।